तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि गए क्वेश्चन से ऑल स्टेट नर्सिंग के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बिना टाइम गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रोस रूट लेवल वर्कर नहीं है? मीन्स ग्रोस रूट लेवल वर्कर नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर बी है आशा, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक मीन्स विलेज हेल्थ गाइड, या फिर है ऑप्शन नंबर डी हेल्थ असिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हेल्थ असिस्टेंट, जो कि ग्रोस रूट लेवल वर्कर के अंतर्गत नहीं आता। बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और विलेज हेल्थ गाइड ये ग्रोस रूट लेवल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएचसी का मैनेजमेंट किया जाता है। पीएचसी का मैनेजमेंट है जो कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एएनएम द्वारा, बी है नर्स ग्रेड फर्स्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मेडिकल ऑफिसर द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है पीएमओ द्वारा। तो पीएचसी पर मैनेजमेंट कौन करता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमओ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आपकी स्क्रीन पर बड़ा कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एएफएचएस प्रोग्राम का संबंध है। एफएचएस की फुल फॉर्म आगे आएगी, तो आपको इसका बताना है कि इसका प्रोग्राम का संबंध किससे। ऑप्शन नंबर है एडोलसेंट हेल्थ से, ऑप्शन नंबर बी है मैटरनल हेल्थ से, ऑप्शन नंबर सी है एडिकेशन की रोकथाम से, या ऑप्शन नंबर डी इम्यूनाइजेशनल सर्विस से। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडोलसेंट हेल्थ से। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा एएफएचएस की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएफएचएस? तो आपको फुल फॉर्म बतानी है एफएचएस की। ऑप्शन नंबर है एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस, ऑप्शन नंबर बी है एनीमिया फोकसिंग हेल्थ सर्विस, ऑप्शन नंबर सी है एडल्ट्रेशन फोकसिंग हेल्थ सर्विस, ऑप्शन नंबर डी अस्थमा फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। ठीक है, एफएचएस की फुल फॉर्म है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। ऑप्शन नंबर है, व्यक्ति का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर्यावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी है, वायु में प्रदूषण की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, या ऑप्शन नंबर सी है, मनुष्य के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हेतु पर्यावरण का पोल्यूशन फ्री होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्या सारे सेंटेंस सही है? तो यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से सेफ वाटर की विशेषता क्या है? आपको सेफ वाटर की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें पैथोजन अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हार्मफुल केमिकल रहित होता है, या ऑप्शन नंबर सी है ऑर्डरलेस होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होते हैं। तो सेफ वाटर की विशेषता होती है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से जल का यूज है, जल का यूज क्या है? पीने में काम आता है, कृषि कार्य में आता है, उद्योगों में आता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सारों में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से पर्यावरण बायोलॉजिकल कंपोनेंट में शामिल है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में कौन कौन से शामिल है? ऑप्शन नंबर है ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स इटीसी एक्सेट्रा। ऑप्शन नंबर बी है वाटर, एयर, सॉइल, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी है सोशल ट्रेडिशनल कल्चर, या ऑप्शन नंबर डी है डस्ट, स्मोक, गैसेस इटीसी। पर्यावरण बायोलॉजिकल कंपोनेंट में लगभग है ना ऑप्शन नंबर ए ज़्यादातर यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स आदि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पर्यावरण के सामाजिक घटक में शामिल है। सामाजिक घटक पूछा है, और ऊपर वाले ने क्या पूछा था? बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो इसमें है सामाजिक घटक में कौन कौन से शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर है ट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, एयर, सॉइल,
बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी है सॉइल ट्रेडिशनल कल्चर, या ऑप्शन नंबर डी है डस्ट स्मोक गैसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक का पूछा है तो सामाजिक सोशल ट्रेडिशनल कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है पोल्यूटेड वाटर के सेवन से होने वाली बीमारी नहीं है पूछा आपसे, तो कौन सी पोल्यूटेड वाटर से सेवन से नहीं होती है? ऑप्शन नंबर है पोलियो, ऑप्शन नंबर बी है कोलेरा, ऑप्शन नंबर सी है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर डी एड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड्स। एड्स है जो कि पोल्यूटेड वाटर से नहीं होता है बल्कि एक वायरस से होता है, ठीक है, चाहे वायरस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जल का सबसे मेन सोर्स कौन सा होता है? रेन वाटर, रिवर वाटर, या स्प्रिंग्स वाटर, या पॉन्ड्स वाटर? तो इसका राइट आंसर जाएगा रेन वाटर। मेन सोर्स पूछा गया जल का तो वो रेन वाटर होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 से बढ़ने की तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह क्लास है जो कि जनरल साइंस प्लस आपको देखने को मिलेगी अपने नर्सिंग के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से भूमिगत जल का सोर्स है। भूमिगत जल का सोर्स पूछा गया है। कुआं मीन्स वेल, बी है ट्यूबवेल, या सी है रिवर, या डी है ए बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी सरफेस को कोरोना वायरस से संक्रमण रहित करने हेतु केमिकल का यूज किया जाता है। कौन से केमिकल का यूज किया जाता है कोरोना वायरस की सरफेस को मिटाने के लिए, संक्रमित रहित करने के लिए? ऑप्शन नंबर है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है बेटाडीन, ऑप्शन नंबर सी है मेथेनॉल, या ऑप्शन नंबर डी है ग्लूटाल्डेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइपोक्लोराइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से वाटर पोल्यूशन की रोकथाम का उपाय क्या है? वाटर पोल्यूशन की रोकथाम का उपाय बताना है तो प्रॉपर डिस्पोजल मीन्स घरों में निकले गंदे जल का डिस्पोजल करना जरूरी है। बी उद्योगों से निकले अपशिष्ट प्रॉपर डिस्पोजल करना। ऑप्शन नंबर सी है जन समुदाय में अवेयरनेस उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से वाटर पोल्यूटेंट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए डिजोल्व गैसेस, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है डिटर्जेंट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 16 वाटर पोल्यूटेंट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऐसे तत्व जो वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऐसे तत्व जो वाटर को पोल्यूटेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऐसे तत्व जो वाटर को समाप्त करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है ऐसे तत्व जो वाटर को मीठा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐसे तत्व जो वाटर को पोल्यूटेंट करते हैं वो पोल्यूशन कहलाता है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से घरेलू स्तर पर वाटर प्यूरिफिकेशन की विधि कौन सी है? घरेलू स्तर पर, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन की। तो इसका राइट आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर है बॉइलिंग, बी है फिल्टर का उपयोग, सी है महीन कपड़े द्वारा छानना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये घरेलू स्तर पर अपने काम में लिया जाता है। जैसे बॉइलिंग कर लिया, फिल्टर कर लेते हैं, महीन कपड़े से छान लेते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 ये नर्सिंग का क्वेश्चन अपना। सब सेंटर मुख्यतः किस प्रकार की हेल्थ सर्विस के लिए क्रियान्वित होता है या संबंधित है? मतलब सब सेंटर कौन सी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर है प्रिवेंटिव, ऑप्शन नंबर बी है प्रोमोटिव, ऑप्शन नंबर सी है डायग्नोस्टिक, या ऑप्शन नंबर डी है रिहेबिलिटेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सब सेंटर हमेशा प्रिवेंटिव रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्न में से इफेक्टिव हेल्थ केयर का लक्षण है। इफेक्टिव हेल्थ केयर का लक्षण पूछा है। ऑप्शन नंबर है पर्याप्तता, बी है व्यवहार साध्यता, या सी है व्यापकता, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में शामिल है। तो कौन सा शामिल है तो ये बताना आपको।
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो कि न्यायसंगत बंटवारा होता है, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीकी या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रिंसिपल है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत है, पर्पस पूछा है प्राइमरी हेल्थ केयर का, तो मेंटल एबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर सी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर का पर्पस है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व क्या है, मतलब हेल्थ का तत्व क्या है, कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेंटल एबिलिटी, बी हेरिडिटी, सी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी हेरिडिटी, जो कि मेंटली मीन्स स्वास्थ्य का निर्धारण तत्व माना जाता है हेरिडिटी से। ऑप्शन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से होम विजिट का सिद्धांत नहीं है। होम विजिट का सिद्धांत नहीं है, ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए प्री प्लान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सर्विस के दौरान जोखिम युक्त लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है गृह मुलाकात के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्री प्लान में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को कैश पेमेंट किया जाता है? कौन सी योजना के अंतर्गत कैश पेमेंट किया जाता है एक लाभार्थी को? तो ऑप्शन नंबर ए है ICDS, ऑप्शन नंबर बी है JSY, ऑप्शन नंबर सी IMNCI या ऑप्शन नंबर डी है डॉट्स थेरेपी के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JSY की जननी सुरक्षा योजना के दौरान कैश पेमेंट किया जाता है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं है। आशा के कार्यों में शामिल नहीं है, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर है इम्यूनाइजेशन, क्या आशा इम्यूनाइजेशन करवा सकती है, हेल्थ एजुकेशन दे सकती है, या संबंधित ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन कर सकती है, या ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय व्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आशा के संबंधित सही कथन बताना आपको नहीं है, आशा के संबंध में सही कथन नहीं है। तो आशा क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए है आशा योजना की शुरुआत NRHM के अंतर्गत करती है, ऑप्शन नंबर बी है 5000 की जनसंख्या पर आशा को नियुक्त किया जाता है, नहीं है 1000 की जनसंख्या पर नियुक्त होती है। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्राय कितने पॉपुलेशन पर एक आशा का चयन किया जाता है? तो अभी मैंने बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 की जनसंख्या पर आशा का चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना की अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 से 1956, ये गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना की गई थी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, JSY मीन जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए HIV संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, बी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, सी मॉस्किटोज का प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना, या डी किशोरियों के मालन्यूट्रिशन की रोकथाम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, ये JSY का एक उद्देश्य रखा गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्न में से डाउन सिंड्रोम का लक्षण है। डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है? तो चपटी नाक, बुद्धि स्तर का कम होना, छोटे चौड़े हाथ पैर होना, ठीक है, छोटे बड़े हाथ पैर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में पाए जाने वाला लक्षण है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बच्चे में कौन सा लक्षण देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर है एडिमा, ऑप्शन नंबर बी सीरम एल्ब्यूमिन का स्तर कम होना, यूरिन के साथ प्रोटीन आना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, टोडलर से आप क्या समझते हैं?
0 से 1 वर्ष तक के बेबीज, 3 से 6 वर्ष तक के बेबीज, माँ से गर्भ के मौजूद बेबीज, या 1 से 3 वर्ष तक के बेबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से 3 साल के बच्चे टोडलर कहलाते हैं। स्कूल पूर्व बच्चों से आप क्या समझते हैं? मीन्स प्री स्कूल बताना आपको। 0 से 1 वर्ष, 3 से 6 साल, माँ से गर्भ के मौजूद हो बच्चा, या 2 से 3 वर्ष का बच्चा। ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बेबीज को प्री स्कूल बेबीज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35, बच्चों में पाई जाने वाली निम्न कम्युनिकेबल डिजीज में से कौन सी मुख्य रूप से संक्रमण द्वारा फैलती है? ठीक है, बच्चों में पाई जाने कम्युनिकेबल, पोलियो, बी खसरा, हेपेटाइटिस ए, या डेंगू फीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजल्स। ठीक है, खसरा जिसको बोलते हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया के बारे में सही क्या वाक्य है? हीमोफीलिया के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर ए, यह आयरन की अधिकता से होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें बच्चों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी, नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होती है। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पेंटावलेट वैक्सीन की डोज कितनी होती है? पेंटावलेट का पूछा आपको, 5 वैक्सीन से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 0.25 ml, ऑप्शन नंबर बी है 0.05 ml, ऑप्शन नंबर सी है 0.5 ml, ऑप्शन नंबर डी 0.1 ml। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 ml। पेंटावलेट की वैक्सीन की डोज होती है 0.5 ml। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी डिजीज है जो मेनली स्मॉल चिल्ड्रन में ही होती है? तो ऑप्शन नंबर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी HIV। तो मेनली स्मॉल चिल्ड्रन में ही होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो, 5 साल से छोटे बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों को पेंटावलेंट की दूसरी खुराक कब दी जाती है? जन्म के समय, नहीं। ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह की एज पे, यस। ऑप्शन नंबर सी है 10 सप्ताह की एज पे, यस। ऑप्शन नंबर डी है 14 सप्ताह की एज पर, यस। मीन 6, 10, 14, फर्स्ट 6 पे, सेकंड 10 पे, और थर्ड 14 वीक पे दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सप्ताह पर सेकंड डोज दी जाती है। फर्स्ट है वो 6 सप्ताह पे दी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यदि एक बेबी को विटामिन ए सॉल्यूशन की डोजेज निर्धारित शेड्यूल के अनुसार दी जा रही है, तो उसकी थर्ड डोज किस एज पर दी जा सकती है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मंथ पर सेकेंड डोज मीन्स थर्ड डोज दी जा सकती है। ठीक है, सॉरी, वैसे 24 मंथ होता है, तो इसमें राइट आंसर 21 माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21। एक बार देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। पेंटावलेट की 2 डोज के बीच कम से कम कितनी अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 4 दिन का, 4 सप्ताह का, 4 माह का, या 6 माह का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सप्ताह का। हर लाइव वैक्सीन के बीच में 4 सप्ताह का गैप होना जरूरी है। ठीक है, मीन्स 1 मंथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। रोटा वायरस वैक्सीन की 2 डोजेज के बीच कम से कम कितनी अंतराल होना चाहिए? रोटा वायरस ऑप्शन नंबर है 4 दिन का, 4 सप्ताह का, 4 माह का, या ऑप्शन नंबर डी है 6 माह का। तो यही वही लाइव वैक्सीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सप्ताह का, 1 मंथ का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विटामिन ए सॉल्यूशन का घोल किस उम्र के चिल्ड्रन को दिया जाता है? 0 वर्ष के, 10 सप्ताह के, 9 माह से 5 वर्ष के, या 9 दिन से 9 माह के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को घोल दिया जाता है विटामिन ए का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। बच्चों को OPV की 0 डोज कब दी जाती है? तो जन्म के समय में 0 डोज दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 पे, एक इन्फेंट की विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 mg में पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, डायरिया के केस में डेथ का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो डायरिया का मोस्ट कॉमन कोज है ऑप्शन नंबर सी, डिहाइड्रेशन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी लगाई जाती है, टीका या वैक्सीन जन्म के समय? कौन सा वैक्सीन है जो टीका है जो लगाया जाता है जन्म के समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो सारे ही लगाए जाते हैं, हेपेटाइटिस बी, OPV, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। टीबी की रोकथाम में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो
इसका राइट आंसर है बचपन में ही जन्म पे ही BCG का टीका लगाया जाता है, जो टीबी के रोकथाम में काम आता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्न में से कौन सा टीका पोलियो की रोकथाम हेतु लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन है, इनमें कुछ आपको देखने को मिले होंगे नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन, जो कि और अपनी नेक्स्ट क्लास में भी टॉप 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, बच्चों में जन्म के समय लगाए जाने वाले BCG का टीका किस रूट से लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A IM, ऑप्शन नंबर B ID, C SC या ओरली। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर B ID, इंट्राडर्मली, जो कि BCG का वैक्सीन लगता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।